नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का दिया तोहफा। कोच्चि मेट्रो के पेट्रा से एसएन जंक्शन के बीच पहले चरण का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क के बीच दूसरे चरण की रखी आधारशिला। कहा, देश ने लिया है आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प। कोच्चि मेट्रो की खास बात यह है कि इसकी ऊर्जा खपत का तकरीबन 55% सोलर ऊर्जा से पूरा होगा। मेट्रो का काम साल 2019 अक्टूबर में शुरू हुआ था और वडक्कोट्टा इस खंड का सबसे बड़ा स्टेशन है और ये केरल के स्वतंत्रता संग्राम को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने केरल की अपनी यात्रा के दौरान कोच्चि में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आजादी के अमृतकाल में केरल के लोगों का आह्वान किया कि वे संकल्पों को सिद्धि में बदलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है वैसे वैसे नए राजनीतिक ध्रुवीकरण भी तेज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दुनिया में कोविड-19 का संकट बीत जाने के बाद 100 सालों में दुनिया का ये सबसे बड़ा संकट था। दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे चरमरा गई। महंगाई से बड़े बड़े देश परेशान हैं, लेकिन भारत ने इन चुनौतियों का बखूबी सामना किया है और विकास की गति को बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर बड़े संकल्पों को पूरा कर रही है। देश में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर केंद्र सरकार का खास जोर है। सिर्फ केरल में ही 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालड़ी गांव में श्री आदि शंकर के जन्मभूमि क्षेत्र जाकर आदि शंकराचार्य को नमन किया। उन्होंने कांची कामकोटी स्तूपम का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु के जन्मस्थान कालड़ी स्थित मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्तूपम का भी दौरा किया। आदि गुरु शंकराचार्य को 8 वर्ष की उम्र में वेदों का ज्ञान हो गया था और उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। चारों मठों की स्थापना कर सनातन धर्म में पुनर्चेतना का संचार किया। स्वदेश में निर्मित पहली विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत शुक्रवार को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर को कोच्चि में एक कार्यक्रम में नौसेना में शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। आईएनएस विक्रांत अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विमान वाहक पोत ने पिछले महीने समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। आईएनएस विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप में डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर है और ऊंचाई 59 मीटर है, यानी 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर इसकी लंबाई है। विक्रांत का फ्लाइट डेक जहां से विमान उड़ान भर सकेंगे। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट है और 7,500 समुद्री मील तक सफर करने की क्षमता है। विमान वाहक तोप में 8 पावर जनरेटर हैं जो पूरे कोच्चि शहर को रोशन करने की क्षमता रखते हैं। युद्धपोत में 2,300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिनमें 1,700 कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ परियोजनाओं को पूरा होने पर देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान किसानों की किसान क्रेडिट कार्ड और मछुआरों को डीप फिशिंग के आवंटन पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागरमाला परियोजना के तहत न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की महत्वाकांक्षी परियोजना को देश को समर्पित करेंगे। कुलाई के मत्स्य बंदरगाह के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। मत्स्य बंदरगाह के तहत 27,199 टन प्रतिवर्ष मछली पकड़ी जा सकेगी। ये प्रोजेक्ट 196 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है और इसे पूरा होने पर 350 से ज्यादा लोगों को रोजगार 3,500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट में अनघा रिफाइनरी और बर्थ नंबर 14 सहित 6 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री न्यू मैंगलोर पत्तम प्राधिकरण द्वारा संचालित कंटेनरों और अन्य माल के प्रबंधन के उद्देश्य से गोदी नंबर 14 के यांत्रिकीकरण के लिए 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भंडारण टंकियों तथा खाद्य तेल शोधन संयंत्र, तारकोल भंडार संबंधित सुविधा केंद्र, तारकोल और खाद्य तेल भंडार संबंधित सुविधा केंद्रों के निर्माण की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा संचालित 2 परियोजनाओं यानी BS6 उन्नयन परियोजना तथा समुद्री जल विलवणीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CAPF ई-आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने के लिए नए मकानों के निर्माण के अलावा CAPF की मौजूदा आवास आवंटन नीति में भी सुधार किया गया है, जिनसे एक बल के लिए उपलब्ध खाली आवास अन्य बलों के इच्छुक कर्मियों को आवंटित किए जा सकेंगे। पोर्टल में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विशेष बल का आवास 4 माह की अवधि के लिए किसी भी कारण से आवंटित नहीं किया जाता है तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई भी कर्मी उस रिक्त आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में CAPF का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय बलों के जवान देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ रहे हैं। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की सफलता को देखते हुए हाल के दिनों में कई देशों ने इसमें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इस तेजस का एक नया वर्जन आने वाला है जो पहले से और ज्यादा ताकतवर होगा। बुधवार को कैबिनेट इस पर मुहर लगा दी। इसके अलावा सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्स टेक्नोलॉजी को भी हरी झंडी दी। माना जा रहा है कि इससे देश की वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत में निर्मित तेजस सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस के नए वर्जन को तैयार करने के लिए सरकार 6,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने इससे पहले 2,500 करोड़ का फंड जारी करने की बात कही थी। अब कुल मिलाकर इस नए प्रोजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कमेटी ने इसके लिए अलावा स्टील्स टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाकू विमान के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी है। तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट को 6,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य से विकसित किया जाएगा। कैबिनेट की सुरक्षा समिति की तरफ से तेजस मार्क 2 के विमान परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि समिति के निर्णय अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को जबरदस्त बढ़ावा देंगे। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी वायुसेना में शामिल करेंगे। डी कंपनी पर NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील पर भी NIA ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख रुपए और दाऊद के अन्य सहयोगियों जावेद पटेल चिकना, टाइगर मेमन पर 15-15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। NIA ने इसी साल 3 फरवरी को एक FIR दर्ज की थी। इसमें दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के गुर्गों के खिलाफ हथियारों की तस्करी, नार्को टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा गलत तरीके से जमीन हड़पने के आरोप हैं। मई में NIA ने मुंबई की डी कंपनी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला था कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में दाऊद के लिए अवैध गतिविधियों और आतंकी वित्त पोषण में शामिल रहते हैं। सर्विकल यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन आ गई है। इस वैक्सीन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में लॉन्च किया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बनाई गई है। 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी जो 30 साल तक बचाव करेगी। वैक्सीन बेहद कारगर है और सर्विकल कैंसर से बचाव करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में सर्विकल कैंसर से हर साल 1,23,000 मामले सामने आते हैं। इनमें लगभग 67,000 मरीजों की मौत हो जाती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधारों के लिए काम में जुटा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चों की शिक्षा पर मुख्य रूप से
ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पोषण माह पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराता है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपोषित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलना है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की एक बेहद अहम बैठक दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में हुई। पार्टी के भावी कार्यक्रमों की बैठक में चर्चा की गई। भाजपा की बैठक में सांगठनिक विषयों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति को लेकर दिल्ली प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मोर्चा थामकर सरकार को अलग अलग मामले में घेर रखा है। आम आदमी पार्टी के निशाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जिन पर पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में लचर रुख अख्तियार करने का आरोप लगा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया है। उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले दिनों में उन पर और उनके परिवार पर और अधिक निराधार व्यक्तिगत हमले होंगे। सदन में मौजूद आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इस प्रस्ताव के विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा, क्योंकि भाजपा के सदन में मौजूद तीनों विधायकों को मतदान से पहले ही सदन से बाहर कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला जारी रखा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पलटू पार्टी करार दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. अच्छा बाबा, नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन करके केजरीवाल सरकार से 5 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आखिर कमीशन के रिकमेंडेशन को ताक पर क्यों रखा गया। बीजेपी ने पूछा कि शराब की बोतलें तो ज्यादा बिकी, लेकिन तो आमदनी कम क्यों हुई। संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके क्यों दिए गए और होलसेलर का कमीशन 2% से 12% क्यों किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में भाजपा विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2022 के महीने में 1,43,612 करोड़ रुपए का सकल GST राजस्व एकत्र किया गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने में मिले राजस्व से 28% अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड विकास दर पर आने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था सिर्फ पटरी पर नहीं है, बल्कि बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में कमी के चलते वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कटौती कर दी गई है। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1,885 रुपये हो गई है। विमान ईंधन की कीमत में 0.7% की मामूली कटौती की गई है। इसकी दर 877.13 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाकर 7 रुपये बढ़ाकर 13 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया है, जबकि विमान ईंधन के निर्यात पर इसे 2 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। आज घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 770 अंक की गिरावट के साथ 58,766 पर आ गया। वहीं निफ्टी 216.5 अंक की गिरावट के साथ 17,542 पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार में आज सोने का भाव 195 रुपये की गिरावट के साथ 50,723 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 863 रुपये गिरकर 52,819 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें करीब 3% की गिरावट के साथ $96.50 प्रति बैरल पर आ गई, लेकिन घरेलू स्तर पर आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्थानीय शेयर बाजार में गिरावट के चलते विदेशी बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे फिसलकर 79.56 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई के आंकड़े जारी किए गए हैं। अगस्त महीने में पीएमआई 56.2 दर्ज किया गया है। यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने आज अपनी मासिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उसने भारत में जुलाई महीने में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किए गए 27 मिलियन पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया है। इससे पहले मई में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 8.8% रहने का अनुमान लगाया था। भारत में बने फर्नीचर की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच निर्यात होने वाले फर्नीचर में 2013 के समान अवधि की तुलना में 248% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में देश में बिजली की खपत अगस्त माह में करीब 2% बढ़कर 130.35 अरब यूनिट हो गई। पिछले वर्ष अगस्त में बिजली की खपत 127.88 अरब यूनिट रही थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने साइबर सुरक्षा पर अपनी उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। ये समिति पूंजी बाजार को साइबर संबंधी हमलों से बचने के उपाय सुझाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक से इतर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और शिक्षा एवं विदेश मंत्री द्वितीय डॉक्टर मोहम्मद मालिकी बिन उस्मान से मुलाकात की। इसके अलावा भारत के उच्च शिक्षण संस्थान और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के बीच संस्थागत भागीदारी, दोहरी डिग्री, संयुक्त कौशल प्रमाणन, सिंगापुर में अर्धकुशल भारतीय श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वर्क परमिट जैसे मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने व्यापक चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष डॉक्टर अहमद बेलहौल अल फलासी से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर बेलहौल ने मौजूदा भागीदारी की प्रगति पर संतोष जताया और दोनों देशों के समृद्धि के लिए इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्री की मान्यता के संबंध में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के सामने आने वाले मुद्दों को भी उठाया। संकटग्रस्त श्रीलंका ने आपातकालीन ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ कर्मचारी स्तरीय समझौता किया है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से 399 बच्चों सहित 1191 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को आपदा से बचाने के लिए वैश्विक सहायता प्रदान की जा रही है। चीन में उइगर मुसलमानों पर यातनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई। व्हाइट हाउस के अनुसार G7 देशों के वित्त मंत्री शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें रूसी तेल पर बाइडेन प्रशासन की प्रस्तावित मूल्य सीमा पर चर्चा होगी। यूक्रेनी शहर जापोरिजिया के अधिकारियों ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रेडिएशन का पता लगाने का एक अभ्यास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों की एक टीम यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र का निरीक्षण कर रही है। यूक्रेन और रूस के बीच माइकोलाइव क्षेत्र में जमकर गोलीबारी हुई। यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी क्षेत्र पर फिर नियंत्रण पाने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया, साथ ही 3 गोला बारूद डिपो और डिनिप्रो नदी पर एक क्रॉसिंग को भी नष्ट कर दिया। रूस ने एक प्रमुख पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस आपूर्ति पूरी तरह रोक दी है। इसके लिए रूस ने रखरखाव का हवाला दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने बाद भी दुनिया भर के देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने रूस के साथ 2007 के वीजा सुविधा समझौते को स्थगित करने पर सहमति जताई है। इजराइल में फलस्तीनी कैदी खलील औदेह ने 160 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने एक संवाददाता सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई।
सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 61वें संस्करण के आयोजकों ने आज किट, आधिकारिक गेंद और टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर एयर मार्शल के अनंत रामन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान वाईचुंग भूटिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोरोना के चलते सुब्रतो कप 2 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय ने सिंगापुर के लोह किन यू को 22-20, 22-19 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। सेरेना ने दूसरी वरीयता प्राप्त एनेट कोंटेविट को 7-6, 2-6, 6-2 से मात दी। एंडी मर्रे 2016 के बाद पहली बार यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे हैं। मर्रे ने दूसरे दौर में अमेरिका के एमिलिया नावा को 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 से शिकस्त दी। पिछले ग्रैंड स्लैम विंबलडन में उपविजेता रहे निक किर्गियोस ने भी जीत के साथ अगले दौर में अपनी जगह बनाई है। किर्गियोस ने बेंजामिन बोंजी को 7-6, 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी है। नॉर्वे के 5वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड ने जीत के साथ यूएस ओपन के अगले दौर में जगह बनाई है। कैस्पर रूड ने टीम वैन रिजोवन को 6-7, 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी है। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी मारिया सक्कारी यूएस ओपन के दूसरे दौर से हारकर बाहर हो गई हैं। चीन की वांग शू ने सक्कारी को 3-6, 7-5, 7-5 से मात दी है। दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी जबेउर ने अमेरिकी खिलाड़ी मांडलिक पर सीधे सेटों में जीत दर्ज की है। जबेउर ने मांडलिक को 7-5, 6-2 से हराया है। वह यूएस ओपन में आज होने वाले मुकाबलों में अगर बात करें तो 11वीं वरीयता प्राप्त जेनिक सिन्नर दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। 7वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के कैमरून नोरी पुरुष एकल के अपने दूसरे दौर के मुकाबले में पुर्तगाल के जोआओ सोसा से भिड़ेंगे। स्पेन के उभरते हुए खिलाड़ी और तीसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज आज पुरुष एकल का अपना दूसरे दौर का मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। अल्कराज का सामना अर्जेंटीना का फेडरिको कोरिया से होगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।